तो नमस्कार सभी को, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। जो आज हम बात करने वाले हैं वो है कि 180 में से 180 लाने हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो भी किसके अंदर, नीट यूजी के अंदर, जो कि काई का एंट्रेंस एग्जाम है एमबीबीएस का। जब आपको एक को बेहतरीन डॉक्टर बनना है ना, तो एक जुनून, एक नशा, एक बर्निंग डिजायर जो तुम्हें दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर बनाएगी। तो अब बात कर लेते हैं नीट यूजी 2020 की। तो आपका स्कोर क्या होना चाहिए? जो 2019 के जो टॉपर्स थे ना, उनका जो स्कोर था ना वो क्या था, ऑल इंडिया 701। तो आपके दिमाग में आपका एक टारगेट स्कोर फिक्स होना चाहिए कि यार इतना तो मुझे मिनिमम लाना ही लाना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं केमिस्ट्री के अंदर आप उतना स्कोर ला सकते हैं। ठीक है साहब। तो अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 701, ऑल इंडिया रैंक 2 700, 3 700, 4 695, 5 695, 9 तक सिर्फ 695 तक गया है, और 10 जो है वो 691 है। अगर आपके 690 भी आते हैं तो आप ऑल इंडिया 1 टॉप 10 के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से अपना माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा कि आपको इतना मिनिमम इसको। तो नमस्कार सभी को, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। जो आज हम बात करने वाले हैं वो है कि 180 में से 180 लाने हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो भी किसके अंदर, नीट यूजी के अंदर, जो कि काई का एंट्रेंस एग्जाम है एमबीबीएस का। जब आपको एक को बेहतरीन डॉक्टर बनना है ना, तो एक जुनून, एक नशा, एक बर्निंग डिजायर जो तुम्हें दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर बनाएगी। तो अब बात कर लेते हैं नीट यूजी 2020 की। तो आपका स्कोर क्या होना चाहिए? जो 2019 के जो टॉपर्स थे ना, उनका जो स्कोर था ना वो क्या था, ऑल इंडिया 701। तो आपके दिमाग में आपका एक टारगेट स्कोर फिक्स होना चाहिए कि यार इतना तो मुझे मिनिमम लाना ही लाना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं केमिस्ट्री के अंदर आप उतना स्कोर ला सकते हैं। ठीक है साहब। तो अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 701, ऑल इंडिया रैंक 2 700, 3 700, 4 695, 5 695, 9 तक सिर्फ 695 तक गया है, और 10 जो है वो 691 है। अगर आपके 690 भी आते हैं तो आप ऑल इंडिया 1 टॉप 10 के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से अपना माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा कि आपको इतना मिनिमम स्कोर तो चाहिए, और मैं आपको केमिस्ट्री की गारंटी देता हूं। बच्चों, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है वो एनटीए कंडक्ट कराती है नीट यूजी का। जो 2019 का मैं एनालिसिस करूं तो उसके हिसाब से, एनटीए के हिसाब से 15,20,000 बच्चों ने आपका एग्जाम का रजिस्ट्रेशन किया था, और जो एग्जाम देने गए थे वो कितने थे, 14,10,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 14,10,000। अब उसके अंदर से जो आपका कंपटीशन है ना वो है 30% से। जो 30% जो कैंडिडेट होते हैं ना 14 लाख में से, वो सीरियस कैंडिडेट है अपने, और जो अपना 70% है ना वो कैंडिडेट नॉन सीरियस होता है। किसी को मतलब कोई किसी को देख के अंदर घुस गया कि हाँ साहब मैं भी नीट यूजी की तैयारी करूंगा, ये करूंगा, एमबीबीएस करूंगा, घर वाले प्रेशर कर देते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट है वो बच्चों सिर्फ 30% है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो आपका कंपटीशन होगा ना वो 30% से होगा। ठीक है, और जो सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट वो थे 7,97,000, और उनमें से जिनको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट और प्राइवेट कॉलेज की सीट और जो बीडीएस और अलग अलग जो सीटें मिली थी वो मिली थी 42,000, मतलब जिसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट सब कुछ इंक्लूड होके आ गया है। तो आप देख लीजिए कंपटीशन आपका कहाँ पे है, किस लेवल पे, और आप किस लेवल की प्रिपरेशन करता है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको डॉक्टर बनना है, एक बेहतरीन डॉक्टर बनना है, तो उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। अब जब बात कर लेते हैं अपन क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, जो क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 11th क्लास है अपनी, जो हमारी 11th क्लास है उसका सिर्फ 51% आता है साहब। जो मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब अपन 11th की बात करें, जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो आता है 51%, और जो 12th वाला पार्ट है वो आता है 49%। ठीक है। अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं ना, जनरली हम सब सोचते हैं कि यार डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है ना नीट यूजी के अंदर वो सिर्फ 4% है। तो मतलब अगर आप डिफिकल्ट की ही तैयारी कर रहे हो तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों। आपको डिफिकल्ट की नहीं, इजी पीजी और मीडियम क्वेश्चन की तैयारी करनी है। जो इजी पीजी जो क्वेश्चन आते हैं वो देते हैं आपको 96%, और 4% ही आता है सिर्फ कौन सा, डिफिकल्ट एग्जाम, डिफिकल्ट क्वेश्चन।
अब बात कर लेते हैं जो हमारा मिसलिनियस होता है वो होता है 5%, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को या फिर फिजिकल इनऑर्गेनिक को या फिजिकल ऑर्गेनिक को मिक्स करके दिया जा सकता है क्वेश्चन। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री कवर करती है आपका 40%, इनऑर्गेनिक आपका कवर करती है 31% और जो हमारा ऑर्गेनिक है वो कवर करती है 24%। अब बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले आपको कवर करना है, कौन सा बाद में कवर करना है और कौन सा सबसे लास्ट में कवर करना है। ठीक है साहब। तो अब बच्चों बात कर लेते हैं जो हमारे फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक और मिसलेनियस है, तो उनमें से कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, कितने मीडियम क्वेश्चन आते हैं और कितने ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। अब जब हम बात करें हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की, जो 11th के पोर्शन में से इजी क्वेश्चन आते हैं 10, मीडियम आता है 1। ये 2019 का एनालिसिस है, मतलब जो 2019 है उसका एनालिसिस है ये पूरा। और जो 12th के अंदर 6 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आया था, तो टोटल मिला के 18 क्वेश्चन तो फिजिकल केमिस्ट्री से आता। एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। अपन जब बहुत ही ज्यादा ऐसे पीछे भाग रहे होते डिफिकल्ट क्वेश्चन के, यार ये भी कर लूं, ये बुक भी कर लूं, वो बुक भी कर लूं, अगर आप स्ट्रेटेजिकली चले ना तो आपके 180 में से 180 कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर आप मान के चले जो टॉपर था 2019 का, जिसके 701 नंबर आए थे, उसने क्या क्या किया होगा, उसके 3 गलत थे क्वेश्चन और एक क्वेश्चन उसने छोड़ा था। तो ये आप भी कर सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन फिजिकल, एक क्वेश्चन फिजिक्स, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन बायो और एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। इतनी ही रिहायत आपको मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। अगर आप टॉप 10 के अंदर आने की सोचते हैं, आप टॉप रैंकर बनने की सोचते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर से 5 क्वेश्चन आए थे इजी 11th क्लास का, 7 क्वेश्चन आए थे इजी 12th क्लास के, और जो मीडियम क्वेश्चन था वो था 1 इनऑर्गेनिक का। ठीक है साहब। और जो 12th क्लास के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था 1। सोच रहे आप डिफिकल्ट के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं 2019 के अंदर। कितने क्वेश्चन आए हैं? सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं पूरी केमिस्ट्री में से। डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ 2 थे, आप सोच लीजिए। अब बात कर लेते हैं तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया 11th क्लास है, 8 क्वेश्चन हो गए इसके, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 14 हो गए। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जो 11th क्लास का जो पोर्शन है ना, उससे आए थे 3 क्वेश्चन इजी, 2 क्वेश्चन आए थे मीडियम, और जो हमारा 12th क्लास का जो पोर्शन है उससे आए थे इजी 2 क्वेश्चन और मीडियम आए थे 3 क्वेश्चन और एक था डिफिकल्ट। तो टोटल 12th क्लास में से क्वेश्चन कितने हो गए, 6, और इसके कितने हो गए 11th क्लास के 5, तो कितने हो गए टोटल 11 हो गया। अब बात कर लेते हैं मिसलेनियस, जो इंटर रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं। 11th में 1 था, 12th में 1 था। ठीक है साहब। तो कितने हो गए टोटल क्वेश्चन, कितने हो गए 45 हो चुके हैं बच्चों। इजी क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये है 35। ठीक है साहब। और मीडियम की हम बात करें तो वो कितने हैं 8, और एडवांस लेवल जो डिफिकल्ट लेवल की हम बात करें वो है 2। तो आप सोच लीजिए आपको किस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और किस पे कम करने की जरूरत है। ठीक है। सो अब बच्चों बात कर लेते हैं अपन क्या, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हाउ मच टू डू। ठीक है साहब। तो अब बात कर लेते हैं ये जो आपको सामने 5 टॉपिक लिखे हुए हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दे कवर 33% ऑफ द केमिस्ट्री। हाउ मच 33, अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन ये कवर करते हैं बच्चों। अगर आप सबसे पहले जो आपको करना है वो ये 5 टॉपिक करने हैं। सबसे पहले जो कवर होंगे ये 5 टॉपिक कवर होंगे, फिर अपने को जो करना है सेकंड में करना है ये, और थर्ड एक और बचेगा, वो भी आप उसमें भी कुछ चैप्टर्स है जिनके अंदर एक क्वेश्चन आते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये 33% कवर करता है बच्चों। तो ध्यान रखना, जब भी आपको केमिस्ट्री करनी है तो इन्हीं से स्टार्ट करनी है और इन्हीं को सबसे पहले खत्म करना है। जो आपका बर्डन होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन सेकंड टाइप की। ठीक है। उसके अंदर आ गया अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनिक इक्विलिब्रियम, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, अल्कोहल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हाइड्रोकार्बन्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड अमीन्स। ठीक है सर। तो ये टॉपिक आ जाएंगे आपके जो आपको सेकंड में उठाना है। फर्स्ट तो आपको ये 5 उठाने हैं, देन सेकंड इनको खत्म करने के बाद ये उठाना है। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। ठीक है सर। थर्ड टॉपिक लेंगे पहले। तो जो बुक्स पढ़नी है ना, सबसे पहले जो गीता होती है ना, हिंदुओं की गीता, मुस्लिम्स की क्या कुरान, ठीक है, और इन सब की जो बुक्स होती है ना, वैसी ही नीट यूजी एस्पायरेंट्स के लिए एनसीईआरटी है। मतलब वो आप लोगों की गीता है, वो आप लोगों की बाइबल है, वो आप लोगों की कुरान है।
उसको ही फॉलो करना है। अगर आपको इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने हैं सारे कंप्लीट 100%, 100 to 100 अटेम्प्ट करने हैं ना, तो इनऑर्गेनिक की लाइन टू लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको कैसे पढ़ना है वो मैं तरीका बता देता हूं। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा उस एनसीईआरटी का, आधा पैराग्राफ पढ़ लिया, बुक को बंद किया, बुक को बंद करने के बाद उसी चीज को स्टेप बाय स्टेप आप रिवाइज कीजिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब मैंने नीट क्लियर किया था, मैंने बहुत सारे नेशनल एग्जाम जो क्लियर किए हैं, उन्हीं का जो बेसिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, तो प्लीज, और ये चीज टॉपर्स भी फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही करता हूं, ये चीज सब फॉलो करते हैं। जिन्हें एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है किसी चीज को हासिल करने के लिए, उन्हें ये करना ही पड़ता है और वो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राइट डायरेक्शन। देखिए, अगर किसी को इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा पसंद आ गई, किसी को ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा पसंद आ गई, तो वो सिर्फ ऑर्गेनिक में ही लगे जा रहा है। भाई साहब, बुके की बुके निकाल दी, फॉरेन ऑथर्स निकाल दिए, लेकिन उससे फायदा क्या है? फायदा क्या है उसका? कोई फायदा नहीं है। अपने को स्ट्रेटेजिकली चलना है। अगर आपको एमबीबीएस निकालना है, आपको एमबीबीएस में सिलेक्शन लेना है, तो आपको वेरी प्रिसाइज वे में तैयारी करनी पड़ेगी, पॉइंट टू द पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पास सब्जेक्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है। बायो 320 कवर करती है, केमिस्ट्री 180, फिजिक्स 180, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। जब आपको पता है कि एनसीईआरटी का कंटेंट कम है, तो अपन उसमें से उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, ये तो आप समझदार हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टॉपिक थर्ड की, जो कि आपको लास्ट में कवर करना है। तो अब बात कर लेते हैं अपन थर्ड, जो आपको सबसे लास्ट में जो टॉपिक्स कवर करने हैं केमिस्ट्री के, वो कौन कौन से कवर करने हैं। सब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सिर्फ 8 क्वेश्चन आते हैं इन सबको मिला के। ये जो टोटल है, इन सबको मिला के 8 क्वेश्चन आते हैं। अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन एक में से आ गया, कभी नहीं आया, ऐसा होता है। तो इनके ऊपर जो आपको फोकस करना है, वो सबसे कम करना है। मतलब करना जरूरी है, अगर आपको 180 में से 180 लाने हैं, तो करना इनके ऊपर भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले उनको कवर करना है, जो मैंने फर्स्ट और ए और बी जो बताया था वो, और फिर ये। अब बात कर लेते हैं सॉलिड केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, सॉल्यूशन, नॉमेनक्लेचर, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एस ब्लॉक, मेटलर्जी, आइसोमेरिज्म। अब कई ऐसी कोचिंग्स हैं जहां पे आइसोमेरिज्म को कराने के लिए 1 महीना लगा देते हैं। अब यार मुझे ये बताओ, आपको उसमें पीएचडी करनी है क्या? आपको पीएचडी तो करनी नहीं है, आपको तो एमबीबीएस करनी है। तो आपको जब एमबीबीएस करनी है, तो आइसोमेरिज्म के ऊपर इतना थोड़ी टाइम लगाना है, या एस ब्लॉक के ऊपर, या सॉलिड स्टेट, या स्टेट ऑफ मैटर। आपको प्रिसाइसली और एक ट्रिक वाइज चलना है इनके अंदर। और मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, इनऑर्गेनिक के लिए तो सिर्फ आपको थोड़े बहुत घोटे तो लगाने ही पड़ते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लीजिए, ठीक है साहब, तो उसके अंदर सिर्फ आपको इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है। सिर्फ क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी। वो आप लोगों की, आपके जो धर्म है उसकी बुक मान लीजिए एमबीबीएस वालों के लिए, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं अपन आगे की कैसे कवर करना है। सो बात कर लेते हैं अपन स्टडी प्लान की। देखिए बच्चों, जो बात कर रहे हैं अपन स्टडी प्लान की, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कोई स्टूडेंट्स को रात को पढ़ना बहुत पसंद होता है, कोई स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में पढ़ना पसंद होता है, किसी को रात में ज़्यादा याद होता है, किसी को दिन में ज़्यादा याद होता है, या किसी को सुबह ज़्यादा याद होता है। वो डिपेंड करता है। तो आपको अपने हिसाब से स्टडी प्लान बनाना है। जो मैं चीज़ें एडिशनल बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या एडिशन करना चाहिए उस चीज़ के अंदर, वो उस चीज की हम बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन 180 में से 180 लाने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए क्या होता है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज, कोई चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, आप उसी में लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपने किया तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपन, सबसे पहले है अपने को देना है डेफिनेशन को टाइम। जो डेफिनेशन का टाइम होगा वो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर। मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अपन मान लीजिए 10 घंटे अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब जो 10 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर 2 घंटे आपको डेफिनेशन, ठीक है, और 1.5 घंटा मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 2.5 घंटे आप डेफिनेशन या जो कंसेप्ट है वो पढ़े, फिर 1.5 घंटा आपको मैकेनिज्म पढ़ना है, और 6.5 आवर अप्रोक्सीमेटली 6.5 घंटे आपको क्या पढ़ना है बच्चों, आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन। जितनी ज्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही आपका एग्जाम है, तो आप जितना
जितना जिसको पढ़ना था वो अभी पढ़ चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो बच्चा जो देखिए जो सबसे ज़्यादा एमबीबीएस के अंदर साथ जो प्रॉब्लम होती है, जो स्टूडेंट प्रॉब्लम करता है, वो करता है कि एप्लीकेशन पार्ट को वो सबसे कम टाइम दे रहा है। अब जो भी बच्चा एप्लीकेशन टाइम को कम टाइम दे रहा है तो उसका तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मान लीजिए आपके पास 3 घंटे ही हैं एग्जाम पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर 3 घंटे होते हैं। अब वो 3 घंटे आपका दिमाग सही चलना चाहिए, मतलब आप परफेक्टली कंसंट्रेट होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार 3 घंटे का एग्जाम है, अब मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन को 45 मिनट्स तक में खत्म कर देना है, तभी जाके आपको बायो और फिजिक्स के अंदर टाइम मिलेगा। क्योंकि आप बायो तो निपटा दोगे टक 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 टिक करके, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको टाइम ज्यादा चाहिए होता है बायो वालों को। तो जब बायो वालों को फिजिक्स में ज्यादा टाइम चाहिए होता है तो निकालोगे कहां से? केमिस्ट्री से ही तो निकालोगे। और केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है? डेफिनेशंस, मैकेनिज्म एंड क्या एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो बढ़ा दीजिए, अपने आप आपके मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं किसकी? एनसीईआरटी की। आपको पढ़ना कैसे है, तरीका क्या होना चाहिए आपका पढ़ने का? एनसीईआरटी पूरी कवर होनी चाहिए, थ्योरी फ्रॉम ए टू जेड कंप्लीट होना चाहिए। मतलब एनसीईआरटी आपकी गीता है, गीता ये मान लीजिए आप लोग। अभी एनसीईआरटी की थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं दिए गए वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। उसके जो बैक साइड में एग्जांपल होते हैं, 40 क्वेश्चन दिए हैं तो वो 40 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। 40 में से 35 नहीं होने चाहिए। जो आपने ये 5 छोड़े हैं ना वो कहीं आ गए, आपने सोचा यार 35 तो कर ही लिए हैं, 35 तो मुझे आते ही हैं, तो 35 का 5 तो मेरे को आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये आपकी डेडिकेशन को शो नहीं करता है, ये आपको लूज एंड पे छोड़ के आती है ये चीजें। ठीक है, जो वीक पॉइंट्स होते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स होते हैं उनको सॉल्व करना है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने नहीं सॉल्व किए तो मतलब आपको क्या लग रहा है, एनटीए वाला कंडक्ट करा रहा है, तो उसने जो 35 साल में जो क्वेश्चंस दिए हैं अगर उसका आप एनालिसिस करते हैं, आप अगर उसे सॉल्व करते हैं तो उनके अलावा तो वो देने वाला है नहीं, क्योंकि उनसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता तो उसको वो दे चुका होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर उसने दे चुका होता। अब वो दिए ही नहीं है तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो उसके ऊपर ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये आइडिया देगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आइडिया देगा कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, फिर क्या कर, फिर आपकी जो मर्जी पड़े वो बुक सॉल्व करो यार। पहले ये 4 फैक्टर्स तो पूरी कंप्लीट करो, दिल से, दिल जिगर जान पूरी लगा दो इन 4 को कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास कोई टाइम बचता है तो वो है इन बुक्स के लिए, जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हो गई सॉल्व करने के लिए, जो भी स्टडी मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो पहले इन 4 को फॉलो करो यार। सबसे पहले ये 4 जरूरी है। अब बात कर लेते हैं स्टडी प्लान। सबसे पहले लर्न द कंसेप्चुअल चैप्टर फर्स्ट, मतलब हमारे को जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं ना वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहता है। मतलब अब अपने पास कितना टाइम बचा होगा, अप्रोक्सीमेटली 60 दिन, 40-50 दिन, ठीक है, इतने दिन रहे होंगे अपने पास। तो अपने को अगर आज अपन एक चीज को याद कर लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट को याद कर लेते हैं, वो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहता है। अब आप सोचेंगे यार एज लोग मैं याद कर लूं, आज याद कर लूं, तो वो 10-15 दिन बाद आप भूल जाओगे, गारंटी है, क्योंकि वो चीजें बार बार रिवीजन मांगती है। लेकिन जो कंसेप्चुअल चीजें होती है ना वो एक बार दिमाग में घुसने के बाद वो नहीं बोलती कि यार तुम मुझे बार बार पढ़िया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है साहब, तो अपने जैसे मोल हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन हो गए, ये चैप्टर्स कंसेप्चुअल है तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। ठीक है साहब, जो दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, हमारे को जो इटैलिक्स पोर्शन होता है ना एनसीईआरटी के अंदर, इटैलिक्स के अंदर लिखा होता है, बोल्ड करके जो चीजें लिखी गई है एनसीईआरटी के अंदर, वो आपको एक पॉइंट टू द पॉइंट याद होनी चाहिए। या इस चैप्टर के अंदर इस पे इटैलिक्स पे लिखा गया था, वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए बच्चों। ये चीजें आपको विनिंग एंड पे लेके जाएगी। ठीक है साहब, तो आगे की हम बात करते हैं, जो स्टडी प्लान को हम कंटिन्यूएशन की हम बात करते हैं, जो हमारी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती है, जो नेम रिएक्शंस है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिजारो हो गई, फिल्म रिएक्शन हो गई, स्टीले हो गई। ठीक है साहब, जो अलग अलग रिएक्शंस हैं उनको क्या पढ़ना है अपने को, नेम रिएक्शंस है,
और उनके जो मैकेनिज्म होते हैं उनको एक फ्लो चार्ट से पढ़ना है। मतलब आपको एक व्हाइट पेज लेना है, उसका एक पूरा फ्लो चार्ट बनाना है कि यार ये इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद होगा, ये रिएजेंट्स मैंने यूज किए हैं इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, जो हमारे जो एनसीईआरटी के जो लास्ट के जो चैप्टर्स है ना, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, उनको लाइन टू लाइन पढ़ना है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये 3 से 4 क्वेश्चन देते हैं आपको एग्जाम के अंदर। अभी 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा है ये छोटे से चैप्टर, तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर है। टफ करोगे तो भी 4 नंबर ही मिलेंगे, इजी करोगे तो भी 4 नंबर मिलेंगे। इजी को कम टाइम लगेगा, उसको टफ को 4 मिनट आपने ज्यादा टाइम दे दिया तो इजी की एस्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है साहब सॉरी। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, अपने को ऐसा नहीं कि 32 साल के पेपर लगा लिए अपन ने, 10 साल के आप लगाओ पेपर। 2009 से 2019 तक के आपके पूरे केमिस्ट्री का हर एक पेपर, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, वो सॉल्व होना चाहिए। आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपका मैनेजमेंट, आपका टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट, ऐसा आप अपना टाइम है ना बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली खर्च करें। अगर आपने टाइम वेस्ट किया अपना, आप एमबीबीएस में मजे नहीं कर पाएंगे। आप एमबीबीएस के उस कॉलेज के अंदर, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, आपका सबका अपना एक ड्रीम कॉलेज होता है, अगर उसके अंदर जाना है ना तो टाइम को बहुत ही प्रिसाइजली यूज कीजिए। टाइम को अगर आपने वेस्ट किया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं अपन y अपॉन x की। जो यहाँ पे y है ना, ये है मॉक टेस्ट और क्या होगी, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस की। अब ये क्या होनी है, ज्यादा होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली डबल होनी चाहिए किसके, एनसीईआरटी की रीडिंग से। ठीक है यार, रीडिंग आप कर रहे हो, आपको याद हो गया, लेकिन अलग अलग आप जब तक क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करोगे, अपना अप्रोच चेंज नहीं करोगे, हर क्वेश्चन अलग अप्रोच मांगता है क्वेश्चन के लिए। ठीक है साहब, कोई क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाता है, किसी के लिए पेन उठाना पड़ता है, किसी के लिए दूसरा कंसेप्ट के थ्रू होके जाना पड़ता है। तो वो चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां पे 3 घंटे के हैं, आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। आप घर पे, आप जैसे मान लीजिए आप नीट का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो नीट का पेपर जब आप एग्जाम हॉल में देते हो ना, और आप उसको अगर घर पे लाके पेपर दो, तो घर पे बोलोगे यार ये ठीक है, कॉफी पीते पीते आप सॉल्व कर रहे हैं, हो गया वो पूरा पेपर सॉल्व, 700 नंबर ले आए आप। लेकिन जो एग्जाम में जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, पता है क्यों होता है? क्योंकि उस समय जो 2 से आपका 5 बजे जो पेपर होता है, एक तो इस समय आप एक गांठ बांध लीजिए कि आपको 2 से 5 के अंदर सिर्फ पेपर सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। अब जितने भी मॉक टेस्ट देंगे आप लोग, वो पूरे सिलेबस के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाफ सिलेबस के आप पेपर वो दे रहे हो या कुछ टॉपिक्स के दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा सिलेबस का आपको टेस्ट देना है। दूसरी बात क्या होगा, 2 से 5 तो फिक्स कर लीजिए, 2 से 4.5 कर लो यार, क्योंकि ये जो 2.5 घंटे आपके 2.5 घंटे है ना, आपको 2.5 घंटे के अंदर इतनी स्पीड होनी चाहिए कि यार ये 2.5 घंटे मेरे हैं और इन 2.5 घंटे के अंदर मेरे को क्वेश्चंस पूरे करने ही हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आधा घंटा आपको मैनेजमेंट करना है अपना, कि क्या से क्या करना है अपने को आगे, मतलब आगे अपने को जो पेपर सॉल्व कर लिया है मैंने, उसका एनालिसिस। और एक चीज मैं और बता देता हूं, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चन, उसका एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, जो आपने क्वेश्चन किया है उसका कोई सेंस नहीं है, उस चीज का आपको 0 बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर निकालना है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको कंसेप्ट समझना है, यार इसका कंसेप्ट हुआ क्या है, मेरे को क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ये बात ध्यान रख लीजिए। जो आप एमबीबीएस और जो जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए अप्रोच ही सबसे ज्यादा मैटर करेगी। क्योंकि आप ऑपरेशन करोगे, किसी बंदे का ऑपरेशन कर रहे हो, ऑर्थोपेडिक है, हड्डी टूट गई है, हड्डी जोड़नी आती नहीं है, तो आप अप्रोच कैसे कर रहे हो उस चीज को, कि आपको कैसे अंदर घुसना है, कैसे उसकी बोन को सेट करना है। तो आपको अगर वो चीज आएगी नहीं, आपकी अप्रोच ही ठीक नहीं होगी, तो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है साहब, तो आपको अप्रोच सही रखनी है अपनी, जो अपना टाइम है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है आपको। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं आगे, टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं अपन। ये हमारी टारगेट अप्रोच होनी चाहिए। जो आपका जो एमबीबीएस जो ड्रीम कॉलेज है ना, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, उसके लिए आपने जितनी मेहनत करी है ना, बस उसको कंटिन्यू करनी है। हमारे को कैसे भी इस चीज़ को कंप्लीट करना है,
मतलब इससे आपको अगर MBBS में एडमिशन लेना है तो इस चीज़ को फॉलो करना है। अगर आपको 180 to 180 लाने हैं तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है साहब। तो आपका जो केमिस्ट्री होता है ना वो एक रैंक बूस्टर सब्जेक्ट है, ठीक है ना साहब। जो रैंक को ऊपर और नीचे जो लेके जाता है वो केमिस्ट्री ही होता है हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो JEE की बात कर लीजिए आप, चाहे वो NEET UG की बात कर लीजिए, ठीक है साहब। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लान करना है आपको, जो भी प्लान करोगे ना अभी का वो एक वीक का होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का, 3 दिन का प्लान होना चाहिए। फिर आपको क्या होगा, कोई चेंजेस उसके अंदर अगर लाने होंगे तो वो उस वीक के अकॉर्डिंग, अगर आपने वीक का प्लान किया और आपने अगर वो वीक में फॉलो कर लिया, फिर आप एनालाइज करना उस चीज़ को, प्लान करना, उसको अमेंडमेंट करना, चेक करना और उसके ऊपर एनालिसिस करना। एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी हर एक पॉइंट ऑफ लाइफ के ऊपर आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने 7 दिन का प्लान होना है, तो 7 दिन के अंदर आपने बोला कि यार मेरे को ये 5 टॉपिक कवर करने हैं, इनके क्वेश्चंस करने हैं, ये सब कुछ अटेंड करना है। अगर ऐसा प्लान बना और आपके पास और टाइम बचता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको वापस से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका अपना अपना प्लान करने का तरीका अलग होता है। तो आप ये मत पूछना कि आप सर आप मुझे ये बता दो कि कितने घंटे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कैसे कवर करूं, क्या करना है या कैसे मैं पढूं, ये सब चीज़ें आपको ही करनी होती है। टीचर से आपको बता सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी और का टाइम टेबल मैं फॉलो करने लग जाऊँ, टॉपर का टाइम टेबल मैं फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी खूबियाँ अलग हैं। किसी का किस टॉपिक में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को किसी टॉपिक में ज़्यादा टाइम लगता है। So बच्चों, all the very best for your NEET UG 2020 and for those who are preparing for 2021, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सजेस्ट कीजिए मुझे कुछ और चीज़ें एडिशन करनी हो तो इस ग्रुप के अंदर और YouTube चैनल के ऊपर। और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।